डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और अभी जो क्रिकेट का मैदान PSL की सूरत में सजा था और गुज़िश्ता 10 दिन से जो कराची में एक रौनक थी, एक जश्न का समा था, मुल्की ही नहीं गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ बड़ी तादाद में आए और सिक्योरिटी का बड़ा जो इंतज़ाम था उसमें मैंने एक बड़े पुलिस के सीनियर अफसर से ये कहा कि 10 दिन से ये जो क्रिकेट का मैच हो रहा है, ना कोई मैंने मोबाइल फ़ोन छीनने की खबर सुनी, न मोटरसाइकिल की, न किसी गाड़ी की। तो उनका कहना ये था कि जनाब बिकॉज़ हम लोग बड़ा चाबुकदस्ती से, बड़ी एफिशिएंसी से ये सब कुछ इसके हिफाजती इंतजाम कर रहे हैं। और मैंने खैर लाइटर वे में उनसे ये कहा था कि फिर तो साल भर ही अगर क्रिकेट कराची में सजी रहे तो शायद फिर इस तरह के वाक़े सामने ना हों। लेकिन अभी 4 ही दिन गुजरे थे। जी हाँ, इतवार को जो मैंने कहा कि जिस बड़े पैमाने पर ये जश्न का क्रिकेट का ख़ात्मा हुआ कि अभी दोपहर को ये ख़बर आई जुम्मतुल मुबारक के दिन कि एक इंतहाई काबिल एहतराम हम आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातलाना हमला हुआ। मुफ्ती साहब हर जुमे को अपने जो उनके वालिद का 1950 में जो मदरसा कायम हुआ था उसको वहाँ जुमे के लिए वहाँ से कोरंगी से नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे बैतुल मुकर्रम। और फिर नीपा के करीब कहा जाता है कि उन पर कातलाना हमला हुआ। 2 गाड़ियों में थे, उसमें 2 जांबाग हुए। और मुझे ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब मैं मुफ्ती साहब पे इस कातलाना हमले की, जिसमें वो महफूज रहे, अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा, एक ऐसे वक्त में हुआ जबकि हमारे जो मैं तो कहूँगा कि दुनिया में ख़ास तौर पर हमारे एशिया और रीजन में महातीर मोहम्मद जैसे कायद की पाकिस्तान आमद हुई। अब देखें ना, माशाल्लाह महातीर मोहम्मद कोई 94 साल की उम्र में दोबारा मुंतखब हुए हैं। आज वो आए, $90 करोड़ की तो उन्होंने ऐलान किया ही कि वो जो है वो पाकिस्तान को इमदाद देंगे। लेकिन पूरी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मेरा ख्याल था कि आज इस पर हम गुफ्तगू करते कि 23 मार्च और फिर इस ख़ास दिन के लिए हमारे महातीर मोहम्मद साहब तशरीफ़ लेकर आए हैं। और यकीनन शायद दुश्मन का ये ख्याल हो कि एक ऐसे मौके पर यह हमला किया जाए कि ख़बर की तवज्जो हट जाए दुनिया भर की और पाकिस्तानी स्क्रीनों की। वक्ती तौर पर हुआ भी, लेकिन मैं देख रहा था और सुन रहा था कि महातीर मोहम्मद साहब का दौरा जो है वो कामयाबी से जारी है, मुलाकातें जारी हैं, माहिदे हो रहे हैं। लेकिन मैं चलता हूँ अपने ब्यूरो चीफ काजी हसन साहब की, जिन्होंने आज सारा दिन इसको कवर किया। जी काजी साहब, ये जो वाक़या और सानिया हुआ, और मैंने आप जैसे कहा कि आज महातीर मोहम्मद आ रहे थे, एक बहुत बड़ी सरमायाकारी और बहुत अजीम शख्सियत थे। PSL का जश्न हुआ, गालिबन जो अंदरून या बैरून मुल्क दुश्मनों को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये टारगेट किलिंग की। तो ये कैसे हुआ जबकि सिक्योरिटी भी थी और उनके ये मामूलात में भी शामिल था? गालिबन रिलैक्स से हो जाते हैं ना जब कोई मामूलात में शामिल हो जाए। काजी साहब बिल्कुल, आपने अपने जैसे इब्तिदाई में बताया कि जो PSL के मैच हो रहे थे कराची में, तो बहुत ही बेहतरीन सिक्योरिटी और हिफाजती इक़दाम हमें देखने नज़र आए। और जितने दिनों ये मैच रहे उतने दिनों तक हमें कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई भी नज़र नहीं आई। तो यकीनन जो मुल्क दुश्मन अनासिर है और हालांकि और ख़ास तौर पे जो पाक भारत कशीदगी के बाद जो है जो बैरूनी ताकतें हैं वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए यकीनन कोई ऐसा टारगेट शुरू दिन से ही तलाश कर रही थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में या कराची में या कराची पाकिस्तान के बड़े शहरों में कोई ख़राब सूरत हाल हो। और इसका आज उन्होंने ये फ़ायदा उठाया क्योंकि ये वाक़या ऐसा है कि ये हर किसी को मुफ्ती तकी उस्मानी जो कि एक बिल्कुल गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, उनका आमद-ओ-रफ़्त और उनकी रूटीन अमूमी तौर पे सभी को पता थे कि वो बैतुल मुकर्रम में नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए और बयान देने के लिए वहाँ तशरीफ़ लाते थे। और आज भी कुछ इसी तरह का प्रोग्राम था कि जब ये दोनों मुफ्ती साहब अपनी गाड़ी में, उनके साथ उनकी अहलिया भी थी, पोते भी थे, उनके ड्राइवर और पुलिस गार्ड था, और आगे उनकी गाड़ी में उनका एक मौलाना साहब जो दारुल उलूम के और उनके जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो मेन
हमने कुछ CCTV फुटेज भी आई तो उसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि दो मोटरसाइकिल सवार जो थे, उन्होंने दो मोटरसाइकिल पे चार मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर गाड़ी रोकने की कोशिश की। जो आगे गाड़ी चला रहे थे उस पर उन्होंने आसानी टारगेट किया और उसको हिट किया, जबकि उसके पीछे मुफ्ती साहब की गाड़ी थी जो उस पर भी उन्होंने फायर किया, लेकिन उस पर वो मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हुए और जो उनका ड्राइवर था, जो गार्ड जो था, वो उसको फौरी तौर पे ज़ख्मी होने के बावजूद भी फौरी तौर पे। लेकिन काजी साहब ये जो अभी जो ये भी खबर आई कि गवर्नर सिंध ने ये कहा कि उन्होंने पहले से मुफ्ती साहब को इस बात से आगाह कर दिया था। अब जैसे गवर्नर जैसे जिम्मेदार शख्सियत ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये था कि जब ये आगाह किया जाता है और गवर्नर साहब को यकीनन बाखबर ज़रा से इत्तला मिली होगी तो फिर यानी ये तो इस बात का मौका फराहम किया गया ना, यानी उनके मामूलात में तब्दीली लाई जाती, उन्हें सिक्योरिटी की ज़्यादा दी जाती और ये भी हो सकता था कि वो दारुल उलूम ना आते, ये दारुल उलूम से नमाज़ पढ़ा ना आते। तो ये जो गवर्नर सिंध का जो इंकिशाफ आया है, पता एक तो पता ही अथॉन्टिक है या नहीं, लेकिन ये खुद एक बड़ी अहम बात नहीं कि गवर्नर साहब उन्हें कह रहे हैं और गवर्नर साहब ने जब कहा होगा तो मुताल्लिका इदारों एजेंसियों को भी बताया होगा ना कि उनके गैर मामूली इंतजाम होने चाहिए हिफाजत के लिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया और ये बात जो गवर्नर साहब ने की है यकीनन उनकी अपनी नाकामी एक साबित कर रही है कि जब उनको पता था, इदारों को पता था, तो उनको गैर मामूली हिफाजती इक़दाम करने चाहिए थे जो कि फराम नहीं किए गए। उनके साथ कोई पुलिस मोबाइल नहीं होती, पुलिस गार्ड यकीनन एक पुलिस गार्ड उनके साथ यकीनी तौर पर उस वक्त गाड़ी में था और ज़ाहिर है इस तरह के जो शख्सियात होती है उनको ख़तरात तो हर वक्त रहते हैं, लेकिन अगर हुकूमत को और सरकारी इदारों को कोई स्पेसिफिक थ्रेट थी तो यकीनी तौर पे उनको हिफाजती इक़दाम उनकी तरफ से ना रखने के बावजूद भी उनको हिफाजती इक़दाम भरपूर अंदाज में देने चाहिए थे ताकि इस तरह का वाक़या ना हो। लेकिन ये एक वाक़े के बाद जब ये एडिशनल कराची पुलिस चीफ जो डॉक्टर मीर शेख ने भी इस खदशात का इजहार किया अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि इस वाक़े में यकीनी तौर पर उन्होंने इस खतरे का इजहार किया कि बैरून मुल्क की एजेंसियाँ पड़ोसी मुल्क की जो है वो इसमें मुलविस हो। लेकिन नहीं काजा मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़रा कमिश्नर साहब से भी मेरी अभी थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था ज़रा मेरे पास मुकम्मल रिपोर्ट आने दें। अब खैर पता नहीं क्या मुकम्मल रिपोर्ट आएगी तो क्या शायद वो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे शवाहिद पकड़े हों, कुछ मुश्तबा लोगों को गिरफ़्तार किया हो। लेकिन एक बहुत हम सुनते हैं हमेशा और आप बरसों से कवर भी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर अब ये कहा जाता है कि एक बड़ा पुलिस ने एक कोई आइडियल कंट्रोलिंग रूम बनाया था और जहां से वो शहर के हसास इलाकों को और जगहों को देख लिया करते थे। फिर अमूमन ये भी कहा जाता है कि जनाब वो जो सिक्योरिटी जो कैमरे हैं उन्होंने कैच कर लिया, लेकिन बैंकों में डकैती हो या कोई और अगवा हो या बड़े बड़े साने या वाक़यात हों, लेकिन आप मुझे ज़रा कंफर्म कीजिए कि ऐसे कितने केसेस में जिसमें फुटेज के ज़रिए मुजरिमों तक मुलज़िमों तक पहुंचा भी गया, या आप ये समझते हैं कि जो कैमरे का सिस्टम हमारे यहाँ है वो इंतहाई नाक़िस है, इस तरह के जदीद कैमरे नहीं हैं कि जिनके ज़रिए उन तक पहुंचा जाए? काजी साहब जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और इस हवाले से कराची सेफ़ सिटी जैसे कि लाहौर में एक मंसूबा बना था वैसे ही कराची में सेफ़ सिटी और तकरीबन 10,000 से ज़ायद कैमरे लगाने की बात कई बरसों से चल रही है। अरबों रुपए का मंसूबा है, इस पर मीटिंग्स होती हैं, बातचीत होती है, ऐलानात होते हैं, लेकिन ताहाल अभी तक कराची सेफ़ सिटी मंसूबे है जिसमें तमाम मरकज़ी शाहराहों और अहम मकामात पर ऐसे ताकतवर कैमरे नफ्स करने के लिए एक मंसूबा बनाया गया था, वो जो ताहाल नज़र नहीं आ रहा है। इन अभी भी जो CCTV फुटेज नज़र आई है उसमें ना ही हमलावर की जो मोटरसाइकिल या जिस पे आए थे वो ना उनके नंबर प्लेट आप पता कर सकते हैं, ना उनके चेहरे वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं। तो ये बदकिस्मती है कि वाक़यात के बाद ऐलानात तो होते हैं और इसके दावे भी किए जाते हैं, लेकिन ताहाल अभी तक इस मनसूबे पे कराची सेफ़ सिटी और जिसमें मुख्तलिफ मकामात पे और कराची के अहम शहरों पे कैमरे की तनसीब का काम मुकम्मल करना था, वो ताहाल अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। जी वो अगर मैं बहुत क्विक आपसे पूछूं कि एक तो ये कहा जाता है कि ये टारगेट किलिंग थी और टारगेट किलिंग जब कही जाती है तो एक लिहाज से सेक्टेरियन होती है। तीसरा सबब आमतौर पर किसी बड़ी शख्सियत को टारगेट बनाने का मकसद ये होता है कि बड़ी खबर बनाई जाए और एक ऐसे वक्त में जैसे मैंने आपसे कहा कि महातीर मोहम्मद आए हैं, फिर अभी तो नैब में केसेस की बाज़गश सुनाई दे रही थी बिलावल साहब की,
तो यानी एक बड़ी, यानी आपको तो इल्म है, आप वहाँ से गुजरते भी हैं, एक ऐसी शाहराह से जो बहुत चलती फिरती शाहराह से 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लह लोगों का जाना, और आप देखते हैं कि एक आम लोगों को, हम जैसे लोगों को जो मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, पुलिस किस तरह तंग कर रही होती है, किस तरह रोक रही होती है। और जुमे का दिन ख़ासतौर पर आमतौर पर हमारे यहाँ इस तरह के वाक़े सानियात माजी में होते रहें, तो ये सब चीज़ें क्या PSL के बाद वो लोग रिलैक्स हो गए कि चलो इतना बड़ा कारनामा निपटा दिया, गैर मुल्की खिलाड़ी चले गए, अब जनाब ज़रा छुट्टियों पे लोग अपने उन्हें चले गए होंगे, ज़रा कोई क्या बता दिएगा साहब। मैं नहीं, वो बिल्कुल सही है, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन टारगेट किलिंग में अमूमन आपने सही कहा कि ये एक ऐसा शख्सियत थी, अगर खुदा न खास्ता ये टारगेट इस पर अचीव हो जाते, दहशतगर्द इस पर कामयाब हो जाते, तो एक बड़ी गैर मुस्तहकम सूरत हाल न सिर्फ कराची बल्कि पूरी पाकिस्तान पे असरात पड़ते। और यही वजह है कि वो मुसलसल जो कौमी सलामती के इदारे हैं और पुलिस, रेंजर और दीगर इदारे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो टारगेट किलिंग का एक नया फ़नोनमा अभी कराची में ख़ास तौर पे ये दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ है, इसकी निशानदेही चंद दिन पहले ही CTD इंचार्ज राजा उमर खताब ने डॉन न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए भी खदशे का ज़ाहिर किया था कि वो बड़े ग्रुप तो हमने ख़ात्मा कर दिया, लेकिन उन ग्रुप में से जो अरकान थे, उनके जो दहशतगर्द थे, वो अपने तौर पर पैसों के अवज़ लेके वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। और ये इस तरफ भी इसको देख रहे हैं। ये वो इरफान आबदी साहब के भी गालिबन अभी तक कातिल जो है अभी तक नहीं पकड़े गए, लेकिन शुक्रिया काजी हसन साहब। हमारे ब्यूरो चीफ काजी हसन जो तफसील बता रहे थे। मुझे ज्वाइन किया है कमिश्नर कराची ने, यकीनन कमिश्नर साहब ने, उनकी टीम ने, और यकीनन हुकूमत सिंध ने, रेंजर ने, तमामी लोगों ने PSL के जश्न के लिए बड़ी मेहनत की थी। और ये जो एक वाक़या और सानया हुआ है, सबोताजी कहा जाएगा, उसमें उसको तासुर को ज़ाय करने की कोशिश की जाएगी। मैं कह भी रहा था कि महातीर मोहम्मद की आमद के मौके पर ये हुआ। तो कमिश्नर साहब, अभी ये भी कहा गया था गवर्नर सिंध साहब की जानिब से कि उन्होंने मुफ्ती उस्मानी साहब को तलकीन भी की थी, तो जो उनको सिक्योरिटी थी वो आपके ख्याल में प्रॉपर थी पूरी, कमिश्नर साहब? देखें जी, सिक्योरिटी तो उन्हें फराहम की गई थी हमारी। देखें, प्रोविंशियल लेवल पे एक प्रोविंशियल थ्रेट असेसमेंट कमेटी है और डिविजनल लेवल पे डिविजनल थ्रेट असेसमेंट कमेटी है, और इसमें दोनों कमेटीज ने रिकमेंड किया हुआ था, इनको प्रॉपर सिक्योरिटी भी फराहम की हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये वाकया हुआ है, और ये मेरे ख्याल में कि इस किस्म के वाकयात को ऑफकोर्स हमें बड़ा अफसोस है कि ये हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी सिक्योरिटीज और पूरे शहर में ये नहीं समझे सिर्फ PSL की वजह से थी, कि इवन अब तक वो कंटिन्यू कर रही है, और हमारी यही कोशिश है कि इस किस्म के वाकयात नहीं होने चाहिए, और इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। एक कभी साहब, अमूमन ये कहा जाता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इल्म है कि ये तो मुमकिन नहीं है ना कि पूरे इतना बड़ा शहर, इतने उसके आमद और रफ्त के रास्ते, इतनी बहुत बड़ी सड़कें कि हर जगह सिक्योरिटी में यानी पुलिस बैठा हो, रेंजर बैठी हो। आप भी माशाल्लाह आपने मुल्कों में देखा होगा, कैमरे एक बहुत अहम होते हैं, और अमूमन हम देखते हैं कि जी कैमरा फुटेज के ज़रिए बैंक डकैती या दीगर वाक़े पकड़े गए। तो ये इसमें आप नहीं समझते कि इसमें मज़ीद जदीद कैमरा, मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है? और ये तो बड़ी मेन शाहराएँ हैं, और अगर अब तक जैसे मतलब ये कि आ गए हैं 4-5 जितना वक्त गुजर चुका है, फुटेज भी आ चुकी होगी, शायद पहचाने भी गए हों उसमें, कमिश्नर साहब? नहीं जी, बिल्कुल, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट का चल रहा है, और इसमें ऑलरेडी हम काफी कुछ पेशरफ कर चुके हैं, और इसमें पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। और आप देखेंगे पिछले भी जितने वाकयात हुए हैं, जो आबदी साहब का भी जो एक वाकया था, उसको भी पुलिस ने बड़ी कामयाबी से उसको डिटेक्ट किया है। इसमें मेरे ख्याल में कैमरास का बहुत है, और मेरे ख्याल में ये आज हुआ है, इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। मेरे ख्याल में पीर मोहम्मद शाह साहब ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, और जैसे हमें इसकी कोई मुफीद और कोई चीज़ें इसमें पता चलेंगी, डेफिनेटली आपको आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये भी हम उम्मीद रखेंगे कि जो गालिबन हाई प्रोफाइल आप जो पर्सनैलिटीज़ हैं, क्योंकि ये परी सेक्टेरियन के ज़िम्मे में जाया जाए या सिर्फ खौफ फैलाने के, उनके लिए मज़ीद सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ, कमिश्नर साहब? डेफिनेटली जी, बिल्कुल, हमारी प्रोविंशियल थ्रेट असेसमेंट और डिविजनल दोनों इस पे काम कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को इसके अंदर सिक्योरिटी ऑलरेडी फराहम की हुई है, और ये बिल्कुल इसको चेक करेंगे, और हमारे सिक्योरिटी कैमरा से हमें पता चल जाएगा कि इस किस्म के वाकयात नहीं होने चाहिए, और इसने जिसने भी ये किया है उसको इंशाल्लाह कानून की गिरफ्त में उसको लेके आएंगे।
शुक्रिया कमिश्नर साहब। मुझे इल्म है कि आप बहुत मसरूफ़ होंगे इस वक्त, क्योंकि बाकी ये वाक़या ऐसा हुआ है जिस पर आपकी और आपके जो मुताल्लिक़ा इदारों के सरबराहों के साथ मीटिंग का सिलसिला जारी होगा। गुफ्तगू कमिश्नर साहब से हो रही थी और अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। Malaysia today officially has no enemies. Maybe others might consider ourselves their enemy, except for Israel. We have never had any relation with Israel. Seizing other people's country and calling it your own country, expelling people from the country you seize, these are works of robbers, not people. So we cannot have any. You say things which sadly, and I say sadly, other Muslim leaders are scared to say. And it's because a lot of them are not leaders. They are office holders. Leaders are the ones who have an ideology, who have clear stand on moral issues, and who take positions. Unfortunately, non-leaders do not take positions. They want to please everyone. They don't take a stand. डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और जैसे मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ कराची के साने और वाक़े से किया, लेकिन बहरहाल इस शहर को जो बड़ा जश्न मना रहा था उसने दहला दिया है। टारगेट किलिंग थी, उस पर हमला, और एक लिहाज से जो महातीर मोहम्मद की आमद, जो एक बहुत बड़ा हमारे इमरान खान साहब की आमद के बाद वाक़या है, उसको कोशिश थी कि स्क्रीनों के ज़रिए पस मंज़र में डाल दिया जाए। मेरे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में इफ्तिखार शिराजी साहब हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ तजिया निगार हुमा बकाई को भी हमारे साथ हों। शिराजी साहब, यकीनन आप सुबह महातीर मोहम्मद आए और आप यानी माशाल्लाह मैं देख रहा था कि +90 हैं, लेकिन जब वो एयरपोर्ट से खान साहब के साथ चले, गार्ड ऑफ ऑनर हुआ, तो कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। तो इस दौरान बड़ी शख्सियात आई हैं, लेकिन गालिबन महातीर मोहम्मद का आना भी मैं तो सबसे बड़ी ख़बर कहूँगा। इफ्तिखार शिराजी। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है मेरे ख्याल में कि महातिर मोहम्मद की जो मलेशिया के लिए खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो एक इस रीजन के अंदर रोल मॉडल के तौर पे मुजाहिद साहब जाने जाते हैं। 1981 से उनका जो एक बतौर प्राइम मिनिस्टर करियर स्टार्ट हुआ एज ए पॉलिटिकल करियर, और उसके बाद उन्होंने अगरचे 2003 में ख़ुद ही इक़्तिदार से अलहदा हुए, लेकिन जब फिर ज़रूरत पेश आई है, और जैसे आप ख़ुद फरमा रहे हैं कि उन 94 बरस की उम्र में वो इतने एक्टिव, इतने एजाइल और इतने एनर्जेटिक लग रहे थे कि आप यकीन नहीं कर सकते कि इस उम्र में शख्स इतना एक्टिव और इतना वो एजाइल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी अपने मुल्क के लिए खिदमात बड़ी ज़बरदस्त हैं, और उसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब मलेशिया का दौरा किया था और उनको आइडियलाइज भी करते हैं महातिर मोहम्मद को, उनकी जो कामयाबी हैं उनको वो बार बार उनका जिक्र भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान के जो पॉलिटिकल आइडियल्स हैं उनके अंदर महातिर मोहम्मद भी लगता है कि टॉप पे कहीं फॉल करते हैं। तो यकीनी तौर पे वो उनसे बड़े एक तरह से इम्प्रेस्ड हैं, और यही वजह है कि 23 मार्च जो एक बहुत बड़ा एक कौमी दिन होता है पाकिस्तान की तारीख में, और पाकिस्तान में मनाया जाता है इसे दिफा पाकिस्तान के नाम से, उस दिन उन्होंने इंतखाब किया महातिर मोहम्मद का कि वो पाकिस्तान आएँ और इस ओकेजन को ग्रेस करें। तो मैं समझता हूँ कि उनकी पाकिस्तान आमद यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी खुशाइन बात है, और ये जो दुनिया को मैसेज किया वो भी बड़ा ज़बरदस्त किया है। जी इफ्तिखार साहब, जो उन्होंने तकारीर की हैं वो भी बड़ी इंप्रेसिव थी, उसके अंदर पाकिस्तान के लिए बड़ी पीस ऑफ एडवाइस था। जी हमारे साथ हुमा बकाई भी मौजूद है। हुमा, आपको अगर याद होगा कि यानी इख्तियार में आने से पहले भी इमरान खान साहब ने महातिर मोहम्मद को दावत दी थी, यानी बहुत अरसा गुजर गया,
यानी वो उनके शुरू से आइडियल रहे हैं, लेकिन महातीर मोहम्मद ने साबित किया पाकिस्तान जैसे मुल्क में बदकिस्मती में सबसे बड़ा इशू ही करप्शन है। और अभी भी ये कहा गया कि शायद वो करप्शन के हवाले से जो कॉन्फ्रेंसें हों उसमें उन्हें बताएंगे भी, लेकिन जो यानी किसी मुल्क को आइडियल करना, उनके अलग सर्कमस्टांसेस थे और उन्होंने वहाँ कार्रवाइयाँ भी ऐसी करी। तो ये जो महातीर मोहम्मद के तजर्बे थे, यानी 3 दिन से हम क्या क्या सीखेंगे? आमद खुद एक बड़ी खबर है। हुमा, एक परसेप्शन है पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का, जिसको एड्रेस करने की कोशिश की है इमरान खान साहब ने तवातुर के साथ, और इसमें वो किसी हद तक मैं समझती हूँ कामयाब भी हुए हैं। महातिर के साथ जो कन्वर्जेंस है वो मेरे ख्याल में उनकी ये भी है कि महातिर साहब ने इलेक्शन जीते हैं एंटी करप्शन एजेंडा पे, और इमरान खान साहब ने भी इलेक्शन जीते हैं एंटी करप्शन एजेंडा पे। तो ये कन्वर्जेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरा ख्याल इस कन्वर्जेंस के लिए एक दूसरे के लिए सपोर्ट है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उनका आना जो हो रहा है वो अहम है। फिर इकोनॉमिक कोलैबोरेशन की भी बात हो रही है। देखिए, बहुत अरसे तक ये तासुर था कि पाकिस्तान में जो MOU साइन होते हैं या जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन की बात होती है वो गुफ्तगू तक रहकर महदूद रह जाती है, आगे मूवमेंट नहीं होती क्योंकि हुकूमतें करप्ट हैं। देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब इस पैराडाइम में कोई चेंज ला सकते हैं। क्या इमरान खान साहब जो MOU साइन कर रहे हैं इतनी तेजी के साथ और ये जो इतने कमिटमेंट्स वो कर रहे हैं, बात हो रही है पैसों की, क्या ये कमिटमेंट्स एक्चुअली ग्राउंड पे ट्रांसलेट होंगे पाकिस्तान की माशी तरक्की में? इस तरह की बातें तो तवातुर से अरसे से सुन रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब की लीडरशिप में ये किसी और तरह वर्कआउट होंगे? ऐसा लग रहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनका भरोसा इमरान खान साहब पे शायद पिछली लीडरशिप से ज्यादा है। और ये सिर्फ आप देखिए महातिर की बात नहीं हो रही है, अभी बात है कि अमेरिका का भी तकरीबन आप देखिए 360 डिग्री बदलाव आया है। आज तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं अमेरिका के, और बहुत जल्द ट्रम्प की और इमरान खान साहब की मुलाकात होगी। तो मेरे ख्याल में ये वो बेसिक पैराडाइम शिफ्ट है जो आया है। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा और शिराई साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। ज़रा हम ये भी मांगे कि जो पास्ट के जो हमारे यहाँ हुक्मरान आते रहे और उनसे जो वायदे हुए वो किस हद तक मेटेरियलाइज हुए। जैसे कि हुमा कह रही थी ना कि MOU साइन तो बहुत होते हैं, असल में देखना ही कि उसके असरात कितने पड़ते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। We have pledged that ministers may not receive gifts. No gifts for ministers except food and flowers. As a result, I have a lot of food in my house. I don't know what the rule is in Pakistan, but I can assure you I have no intention to bribe the Prime Minister of Pakistan. I don't need to bribe him because he's already a friend and very supportive of Malaysia. We in the Muslim world have been watching you take stands, speak out for what were causes affecting the Muslims. डाउन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ डॉक्टर हुमा बक्काई और हमारे ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराई साहब हैं। शायद देखिए, इससे पहले किंग सलमान का भी बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट हुआ और अरबों डॉलर की बात हुई। उससे पहले UAE से भी अरबों डॉलर की बात हुई, चीन से भी बात की हुई। लेकिन अगर इस वक्त सूरत हाल देखें जिसमें अब तो 200 दिन होने को आ रहे हैं, रुपया जो है वो $140 का अभी तक वैसे ही है। जो बाकी भी माशी सिग्नल हैं उनमें कोई तब्दीली देखने में नहीं आ रही हमारी, यानी कोई दरामदात। असल तो चीज़ ये है ना कि कितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसमें बैलेंस कम हो,
यानी जो इतने डॉलरों की आमद, इतने हुक्मरानों की आमद, महातीर साहब की आमद, इसमें क्या मैं समझूँ कि आप ज़्यादा आ गए, इसमें वक्त लगता है या कुछ रुकावटें, या आपके ख्याल में भले खान साहब सब कुछ कर लें लेकिन जो वज़ारत तिजारत और दीगर मुताल्लिका मिनिस्टरों के बाबुओं के काम का जो स्टाइल है, जिस तरह फाइलों को इधर उधर करते हैं, उस सबब अभी तक उसकी समरात नहीं मिल रहे हमें शिराई साहब? अरे बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह डॉक्टर हुमा बकाई भी कह रही थी कि माजी में हमने बड़े बड़े MOU साइन किए, बड़े ममालिक के साथ किए, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये सारे के सारे MOUs कागज़ों की शक्ल में फाइलों में बंद रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। मुझे ऐसा मैं समझता हूँ कि उसकी वजूहात हैं, जिसका जिक्र आज महातिर मोहम्मद ने अपने जो बिजनेस समिट तो उससे जो स्पीच दी उससे भी उन्होंने उसमें को हाईलाइट किया है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है वो मिसिंग रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम को एक है वो मुस्तकिल तौर पर आगे नहीं बढ़ पाया। आपको पता है पिछले 30-40 बरसों में कभी सियासी हुकूमतें, कभी डिक्टेटरशिप। तो मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर चाहिए थी वो मिसिंग थी। फिर पाकिस्तान में ये भी आपको याद होगा कि जो भी एक पार्टी की हुकूमत आती है वो दूसरी पार्टी की हुकूमत की चीज़ों को, जब जाने वाली हुकूमत उसको ऑन नहीं करती, वो रादर डिसऑन करती है। तो वो जो एक नेशनल और अप्रोच चाहिए चीज़ों को आगे लेके चलने की, वो भी मिसिंग है। गोया कि किसी एक जमात ने कोई इनिशिएटिव लिया, दूसरी जमात जब इक़्तिदार में तो उसको उसने डिसऑन किया, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई, उसने अपनी कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त खान साहब की अप्रोच तो बड़ी ठीक है, लेकिन पिछले 6 माह जो उनकी हुकूमत रही है इसमें वो जो चीज़ों को एड्रेस करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। वो अभी तक गिला कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, वो अभी तक जो टैक्स मशीनरी उसका गिला कर रहे हैं कि FBR ठीक काम नहीं कर पा रहा। तो मैं समझता हूँ कि वो एरियाज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान की रियासती मशीनरी हुकूमत के साथ खड़ी नहीं होगी और इन पॉलिसीज़ को लेके ट्रांसलेट नहीं करेगी इनटू प्रैक्टिकल फॉर्म, तो फिर तो खान साहब के जो आइडियाज़ हैं वो उनके जहन तक महदूद रह जाएंगे या वो कागज़ों में महदूद रह जाएंगे, वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक नेशनल अप्रोच के साथ, कलेक्टिव एफर्ट के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए महातिर मोहम्मद साहब ने आज हमें बता दिया, अगरचे बातें हमें पहले भी पता थी कि पाकिस्तान के अंदर हमें स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, पीस एंड सिक्योरिटी को मेक श्योर करना पड़ेगा, फिर इसके साथ साथ हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। मुल्कों के दरमियान जो मुआहदे मुजाहिद साहब होते हैं उसके नतीजे में एक इन्वेस्टमेंट आती है, और कोई भी सरमायाकार उस वक्त आपके मुल्क में आता है जिस मुल्क के अंदर एक पायदार निज़ाम मौजूद हो और उसके साथ साथ वहाँ पे एक अमन भी हो। अगर ये दो चीज़ें मौजूद होती हैं तो फिर कोई भी सरमायाकार यहाँ पे सरमायाकारी करने में कोई एक तरह से भी कोई भी सेकंड थॉट नहीं लेता। लेकिन अगर ये चीजें आप मेक श्योर नहीं कर पाते तो फिर आप जितने मुआहदे कर लें, जितने रहनुमाओं को पाकिस्तान में बुला लें, जितने MOU साइन कर लें, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं समझता हूं कि आज के दिन जो इदारों का किरदार है उनको भी चाहिए कि आगे बढ़ के हुकूमत को सपोर्ट करें। डॉक्टर साहब, हमने जो पास्ट में जो विजिट देखे हैं, जो किंग सलमान आए या UAE के आए या दीगर लोग आए, तो फिर वो सेकंड लेग में हमने देखा कि वो भारत भी जाते हैं और सॉरी टू से यकीनन भारत बड़ा मुल्क है, वो बैलेंस करते हैं, बल्कि ज़्यादा बड़े तजारती मायदे होते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद महातिर मोहम्मद सेकंड लेग में शायद इंडिया ना जाएं। ये एक ज़रा मुनफरिद बात होगी इनके दौरों की, और एक लिहाज से इस तरह भी कि वो पाकिस्तान से किस हद तक लगाव भी रखते हैं। तो खैर मैं उन्हें दाद दूंगा, माशाल्लाह 94 साल की जो पीराना साली में भी आप देखिए खासाबी की तरह वो एक्टिव चलते हुए आ रहे हैं। हुमा मुजाहिद, मेरा नहीं ख्याल कि हमें जो पाकिस्तान से ताल्लुकात हैं ममालिक के उसको इंडिया से इस तरह से लिंक करना चाहिए। महातिर साहब का इंडिया ना जाना ना तो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार है और ना इंडिया से नफरत का इजहार है। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैं ये बात तवातुर के साथ कहती हूँ, इस बात का इदराक हमें भी करने की जरूरत है। जब हम लोगों के साथ माशी तौर पे ममालिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारा लार्जली कंस्ट्रक्ट इंटरेक्शन का ये होता है कि हमें इमदाद चाहिए होती है और सपोर्ट चाहिए होती है। इंडिया का इंटरेक्शन बहुत दफा ये भी होता है कि वो इन्वेस्टर होता है। इंडिया इस वक्त US में 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है और उसकी वजह से वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। बहुत बड़ी मार्केट है, माशी तौर पर वहाँ पे मसाइल इस वक्त हैं, लेकिन उस तरह के मसाइल नहीं है जो पाकिस्तान के पास है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये हमारे लिए अच्छा है कि हम ये कंपैरिजन छोड़ दें।
इंडिया बड़ा मुल्क है, इंडिया बड़ी मार्केट है और इकोनॉमिकली इंडिया तमाम ममालिक के लिए अहम है, बशमूल मलेशिया। वो पाकिस्तान के इनवाइट पे तशरीफ ला रहे हैं और 23 मार्च पे वो गेस्ट हैं। इसकी एक और डायमेंशन है, अहमियत है, मुसलमान मुल्क है, ये तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह इंडिया से हमें कंपेयर ही नहीं करना चाहिए और इससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। अमेरिका की अगर वाशिंगटन की अगर न्यू दिल्ली से दोस्ती है तो पाकिस्तान से जंग है, और पाकिस्तान से दोस्ती है तो न्यू दिल्ली से जंग है। इस पूरे कॉन्स्ट्रक्ट ने साउथ एशिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरा ख्याल है इंडिया को भी इससे आगे निकलने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया भी इसमें फंसा हुआ है और पाकिस्तान को भी इससे आगे निकलने की जरूरत है। ठीक है, इफ्तिखार शिराई साहब और डॉक्टर हुमा बकाई से गुफ्तगू हो रही थी महातीर मोहम्मद मलेशिया के सरबराह के इस दौरे की। उनका क़याम यहाँ 3 दिन रहेगा और यकीन बड़ा अहम इस एतबार से, जैसे मैंने कहा कि 23 मार्च के लिए ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के सरबराह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की दावत पर आए हैं। बड़े बड़े मुआहदे न सिर्फ होंगे बल्कि अमली जामा भी पहुँचाएँगे। मेरा ख्याल था कि ज़रा हम न्यूजीलैंड पे भी गुफ्तगू करते हैं कि जिनकी प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तानियों की जानिब से खराज तहसीन पेश करना चाहिए, बल्कि तमाम मुसलमानों की जानिब से कि उन्होंने बड़ी जुर्रत का, हिम्मत का मुजाहरा करते हुए, बुर्दबाजी का मुजाहरा करते हुए अपने पोस्चर से, अपने तवातुर से, तकीर से, और आज मैं सुन रहा था कि जुमे की जो है वो अज़ान भी दी गई और उन्होंने बैठकर सुनी, और जिस तरीके से उन्होंने फिर वहाँ पर मौजूद मुसलमानों से दादरसी की, वक्त कम था वरना इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाती। डॉन न्यूज़ से मुजाहिर बेरी को इजाज़त दीजिए।